हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी एग्जाम के अंदर आए हुए साइंस के जो पीवाईक्यूज हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों ने लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं डेवलपिंग सक्सेस टीम की ओर से। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस टीम के द्वारा आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार आपको ऐप अवेलेबल करवाया जा रहा है, डेवलपिंग सक्सेस ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आप लोगों को जो है बिल्कुल एकदम बहुत ही शानदार सा कंटेंट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे इसके अंदर। और जो भी आपका एग्जाम है उसका फुल सिलेबस जो है कवरेज किया जाएगा। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को जो है एसएससी एग्जाम, बैंकिंग या फिर इसके अलावा अदर सीडीएस एनडीए एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जो है इसके लिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसी के साथ में आपकी जो टेस्ट सीरीज को लेकर के या क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के डाउट रहता है कि हम कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए डेवलपिंग सक्सेस टीम के द्वारा आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है, जिसके अंदर लगभग 2000 से ज्यादा टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, वो भी विथ सॉल्यूशन। कौन से ऐप पर? डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज को बाय करते हैं तो इसके अंदर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं वो इन्हीं टेस्ट सीरीज के अंदर कवर अप हो जाएंगे। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और किसी भी प्रकार की लॉगिन करते टाइम या किसी कोर्स को बाय करते टाइम कोई समस्या आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं या फिर आप इस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो आपका जो भी इशू होगा उसे हमारी टीम के द्वारा रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आज हमारे साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपके सामने बड़ा कर देता हूं। पहले देखिएगा, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ये कह रहा है कि बताइए कौन सा लॉ है या कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, यानी किस नियम के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर वह कार्य करता है। यानी कि ये कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है या ऐसा कौन सा लॉ है जिसके अंदर फोर्स और एरिया की बात की गई है और फोर्स जो है वो डिवाइड किया जाता हो एरिया से। तो बेसिकली फोर्स जब आप डिवाइड करते हैं एरिया से तो उसे कहा जाता है प्रेशर। क्या कहा जाता है? प्रेशर। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये रिलेशन भी आप याद रखें, ठीक है। यहां से आपको बता दूं, ये जो प्रेशर है इसे हिंदी में अपन दाब कहते हैं और इसकी जो मात्रक होता है, इसका यूनिट जो होती है वो होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल होती है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर पूछा जा रहा है दाब की यूनिट जो है वो पास्कल है। तो दाब की यूनिट या प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल होती है। और बेसिकली ये पास्कल इसीलिए है क्योंकि जो ये आपके प्रेशर है इसके बारे में पास्कल्स लॉ या पास्कल का जो नियम होता है उससे डिफाइन किया गया था। और बेसिकली पास्कल लॉ यही कहता है कि जो आपका प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर का मतलब होता है जिस एरिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं, है ना, उस एरिया से अगर जो है फोर्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो वहां पर जो प्रेशर है, दाब है, वो कितना उत्पन्न होगा। यही है हमारा पास्कल लॉ। तो आपका जो ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पास्कल लॉ वाला सही हो जाएगा। तो पास्कल लॉ है, तो पास्कल लॉ के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर जिस पर वह कार्य करता है। प्रेशर है ये यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। ये रिलेशन भी आपसे जो है सीधे सीधे पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ जो है वो बेसिकली आपका
जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर होता है उसके अंदर आपको बताया जाता है। और हुक्स लॉ का मतलब होता है बेसिकली कि जो आपका हुक्स लॉ है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई एक आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने मान लो फोर्स लगाया, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ, इसके ऊपर आपने जो है फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फर्क आएगा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, शेप होगा, या जो ये जहां पर था वहां से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। ये सब जो चेंजेस आते हैं, ये सब चेंजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस फोर्स के। ऐसा कहा जाता है किसके द्वारा, तो इस हुक्स लॉ के अंदर। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दें तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है कि according to Hooke's law, the displacement or size of the deformation is proportional to the या directly proportional to the जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है वो। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली हुक्स लॉ क्या है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज में, शेप में या उसके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया उसके। क्लियर, ये भी ध्यान रखिएगा हुक्स लॉ। इसके बाद में आ जाता है स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ। अब स्टीफन्स का जो लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी हमारे पास में ब्लैक बॉडी है, क्या है, ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन के निकलने की रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के। वैसे ये पॉइंट स्टीफन्स लॉ के बारे में अपन आगे भी बात कर चुके हैं। तो रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, और यहाँ पर फिर ये कांस्टेंट आता है सिग्मा, ठीक है, जिसे अपन बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। ये है हमारा स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है न्यूटन का नियम। अब जो न्यूटन्स के लॉ है वो बेसिकली कितने हैं, तो न्यूटन्स के लॉ है मोशन के फील्ड में 3 लॉ है। कितने लॉ हैं, 3 लॉ है, जिसमें से फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर वर्क नहीं करे, या एक्सटर्नल जो है अपन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और जो है फोर्स आपका जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का क्या होता जाता है, एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। इसीलिए सेकेंड लॉ से जो है हमारे पास में एक रिलेशन आ जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये भी याद रखें, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। और थर्ड लॉ कहता है कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो उस एक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल एक जो है रिएक्शन भी होगी। यानी अगर आप जो है किसी के ऊपर फोर्स 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट वापस से 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। समझ में आ गई बात। यह है न्यूटन के 3 लॉ जो मोशन के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक, तो ये सभी आपको जो चारों लॉ है वो एक एक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा पास्कल लॉ से था, लेकिन ऑप्शन तीनों जो है हमने समझ लिए हैं, तो अब हमारे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखिए कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू, तो जड़त्व जो है वो किसके समानुपातिक होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इनर्शिया जो है बेसिकली जड़त्व जो है उसका मतलब क्या होता है पहले हमें वो समझना होगा। तो जड़त्व का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप उसकी पोजीशन चेंज करने जाते हो तो वो अपनी पोजीशन चेंज करने का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी आप जो है अगर उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट चाहेगा कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो, और उसके इस पोजीशन चेंज होने का अपोज करने की जो कैपेसिटी है उसी को कहा जाता है जड़त्व या इनर्शिया। ठीक है। और इस जड़त्व से ही
एक वर्ड निकल करके आया है, जड़ बुद्धि। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार जो है हम किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को, किसी छोटे भाई बहन को ये कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि का मतलब है उसको हम कितना भी समझावे, उसको कितना भी कहें, वो नहीं मानेगा। वैसे ही ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम कितना ही फोर्स लगाए, वो हमेशा अपनी जो पोजीशन है उसके चेंज होने का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, विरोध करेगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। तो ये जो है बेसिकली आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जिसके बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से काइनेमेटिक्स के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो जड़त्व होता है। और ये जड़त्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेट के। किसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली? ये वेट यानी मास के। ठीक है, वेट और मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जी का, लेकिन वो अभी अपन आगे कभी क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे। तो जड़त्व यानी इनर्शिया आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मास बढ़ रहा है तो फिर इनर्शिया भी बढ़ेगा, और इनर्शिया घट रहा है तो मास भी घटेगा। समझ में आ गई बात? इसमें कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दे दिया जाएगा कि एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 15 kg का ऑब्जेक्ट है, बताइए इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? तो इनर्शिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा किसका? 15 kg वाले का। इसका क्या होगा? इनर्शिया ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसका क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये हमारे काम की चीज है। तो ऐसे हमें जो है ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन में आया भी है कि वेट, तो मैं आपको वेट और मास के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी भार और द्रव्यमान के अंदर क्या अंतर है, वो भी बता देता हूं। बेसिकली वेट का मतलब होता है मास इंटू जी। जी का मतलब है ग्रेविटी कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेसिकली। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे अपन स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेशन के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम मास का मल्टीप्लाई जी से करते हैं तो हमारे पास में वेट निकल करके आता है, लेकिन मास जो होता है वो एक प्योर होता है, प्योर कंटेंट होता है। यानी कि जैसे मैं अगर आपके सामने बात करूं तो ये देखिए हमारे पास में एक बोतल है जैसे, अब इस बोतल के अंदर जो पानी है, उस पानी की क्वांटिटी कितनी है वो तो उसका द्रव्यमान कहलाएगा, लेकिन वो पानी जो है आप किसी थैली वगैरह में अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो उसका जो भार महसूस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है, और वो ज्यादा इसलिए महसूस होता है क्योंकि द्रव्यमान का मल्टीप्लाई हो जाता है जी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि वेट और मास जो है वो अलग अलग चीज है, और दोनों में से ज्यादा कौन होगा? तो हमेशा वेट जो है वो ज्यादा होता है, द्रव्यमान कम होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर रेलवे ने तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, एसएससी एग्जाम के अंदर अभी तक जो है नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, कि मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी हमेशा ये स्थिर रहता है, चाहे कहीं पर भी आप जाए। चाहे आप चंद्रमा पर चले जाए, आपका जो चंद्रमा पर जाने पर चेंज आता है ना, वो 1/6 होता है, सही बात है, लेकिन वो 1/6 उसके द्रव्यमान में, उसके मास में चेंज नहीं आता है, वो चेंज आता है उसके वेट के अंदर। किसमें चेंज आता है? वेट में। तो वेट जो है ये तो आपका चेंजेबल होता है, ये तो हर बार परिवर्तित होता है। वेट जो है वो हर एक अलग अलग प्लेस पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जी की वैल्यू हर एक पॉइंट पर चेंज होती है। ठीक है, लेकिन आपको जनरली एवरेज याद रखना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पर अगर मैं बात करूं मास की, तो मास जो है वो कांस्टेंट है, चाहे आप कहीं पर भी जाए, है ना, चाहे आप चंद्रमा पर चले जाएं, चाहे मंगल ग्रह पर चले जाएं, चाहे साउथ पोल पर चले जाएं, या फिर नॉर्थ पोल पर चले जाएं, आप कहीं भी चले जाइए, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 6 kg है, तो हम जैसे चंद्रमा पर पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा मास? तो हम कई बार क्या है कि हम यही याद रख के जाते हैं कि बस जो भी आएगा 1/6 करना है।
तो जैसे ये आया 6 kg, उसका 1/6 1 kg टिक करके आ जाते हैं भैया, वो वेट के अंदर चेंज आता है। वेट अगर पूछेगा तो 1/6 का जो है डिवाइड कर देना, सही बात है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मास में क्या फर्क पड़ेगा, तो मास में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मास जो था वही रहता है। तो ये मास और वेट का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो याद रखना। इसी के साथ में मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारी वस्तु जो होगी वो अपना पोजीशन चेंज करने में क्या करेगी, अपोज करेगी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, थोड़ा सा कोई हार्ट फील मतलब ऐसा ना, गलत फील मत करना, अपने हार्ट पर मत ले लेना, हर्ट मत हो जाना इससे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोई मोटा व्यक्ति है ना, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, कष्टदायी होता है उसके लिए, उठना फिर वहां जाना, उसको ऐसा लगता है अरे यार कौन उठेगा। लेकिन एक पतला व्यक्ति है तो वो जल्दी से उठकर चला जाता है ना। तो आप ऐसे याद रख लेना कि जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका मतलब वेट सॉरी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, मास जिसका ज्यादा होगा, वो जो है ज्यादा अपने पोजीशन चेंज करने का अपोजिशन करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रेशर इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर ये कह रहा है कि कौन सी समीकरण है जो आपके दाब को दर्शाती है, यानी ये जो चार अलग अलग इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। और प्रेशर इज इक्वल टू होता क्या है, तो अभी जस्ट आपको बताया है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। ये दो रिलेशन आपको याद रहने चाहिए। अब प्रेशर इज इक्वल टू है फोर्स अपॉन एरिया, तो आप यहां पर देख लीजिए, जहां कहीं भी फोर्स अपॉन एरिया ऑप्शन होगा वो टिक कर देना। तो मास अपॉन एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स अपॉन एरिया, ये रहा बी ऑप्शन, देख लो, बल अपॉन में क्षेत्रफल। ठीक है, बस तो यही आपका आंसर हो जाएगा। टिक कर लीजिए इसको, और ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बैरोमीटर जो है ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो बैरोमीटर है उसका, अ बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो चार ऑप्शन है इसमें से बैरोमीटर का यूज अपन किसको मापने के लिए करते हैं। तो बैरोमीटर जो है बेसिकली उसका यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, यानी जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको अगर हमें मापना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि धारा का जो है मापन किससे करेंगे, तो धारा को मापने के लिए अमीटर, करंट के लिए अमीटर, या फिर आप गैल्वेनोमीटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता, और एक है हमारे पास में ऊंचाई। तो देखिए आर्द्रता और ऊंचाई को किससे मापा जाएगा, तो आप बताइए कमेंट करके। ह्यूमिडिटी जो है वो किससे मापी जाती है, तो बेसिकली ह्यूमिडिटी जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर जो होता है उससे। तो हाइग्रोमीटर। वहीं पर अगर मैं बात करूं ऊंचाई की, ऊंचाई यानी होता है एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड को मापा जाता है एल्टीमीटर से। ठीक है, किससे मापा जाएगा, एल्टीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि करंट जो है वो अमीटर या गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वायुमंडलीय दाब से मापा जाता है, और सॉरी जो हमारा प्रेशर है वो किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, और एल्टीट्यूड जो है वो हमारे एल्टीमीटर से मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है गैल्वेनोमीटर, अमीटर केवल और केवल उसकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि जो क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर वो आपके दो टाइप्स की मानी गई है। एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि
नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? तो एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। अभी सब समझ में आ जाएगा एक बार में ही। और स्केलर का मतलब होता है अदिश। ठीक है। इन दोनों के पास में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, यानी इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती ही है, चाहे वेक्टर हो चाहे स्केलर। तो फिर ये कैसे अलग अलग है? तो देखो भैया, हिंदी में सदिश स का मतलब होता है साथ में, और दिश का मतलब है दिशा। तो दिशा के साथ में यानी जिसके पास में दिशा है, यानी जिसके पास में डायरेक्शन होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर। लेकिन अगर आपके पास में डायरेक्शन नहीं है यानी दिशा नहीं है ना, तो फिर आप क्या कहलाओगे? स्केलर कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? बस यही है फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस। दो होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर के पास में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास में भी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर के पास में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, डायरेक्शन। स्केलर के पास में डायरेक्शन नहीं होती। अब हमें यहाँ पर यही पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर नहीं है। स्केलर नहीं है इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास में डायरेक्शन होती है। अब देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है, बेसिकली वॉल्यूम की वैल्यू आप कैसे देते हो कि भाई 3 मीटर क्यूब, 7 मीटर क्यूब या 8 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे देते हो? क्या ऐसे बोलते हो उत्तर दिशा में या नॉर्थ डायरेक्शन में इतना में वॉल्यूम है? नहीं। तो कभी भी आप जो है ये नहीं बताते हो कि कौन सी डायरेक्शन में वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब डायरेक्शन नहीं है तो ये तो स्केलर है, तो ये कट हो गया। टेम्परेचर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन जो टॉर्क होता है उस टॉर्क की डायरेक्शन होती है। और टॉर्क होता क्या है? तो टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे टाउ से। ठीक है, इस टाइप का एक साइन होता है टाउ, उससे। और ये इक्विवेलेंट होता है फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई आर, यानी कि बल गुणा दूरी के। और इसमें जो डिस्टेंस ली जाती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से। तो ये कैसी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। और ये क्या है? एफ का मतलब यहाँ पर बल। तो ये याद रखें कि टॉर्क जो होता है उसके पास में डायरेक्शन होती है, और ये टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर। आर जो है उसका मतलब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन जहां से फोर्स लग रहा है, और एफ का मतलब होता है बल। ठीक है, फोर्स। तो ये आपको याद रखना है। ये है आपके अदिश और सदिश राशि का पूरा कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन यहीं पर जो है समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारे काम का अच्छा सा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का लेवल अगर हमें मापना है तो हम किसका यूज करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। और अभी जस्ट बताया मैंने, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यानी आर्द्रता को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जैसे ही ह्यूमिडिटी दिखता है तो हमारे दिमाग में एक हाइड्रोमीटर नया इंस्ट्रूमेंट भी आता है। लेकिन ये जो हाइड्रोमीटर होता है ये आर्द्रता मापने के काम नहीं आता है, ये हमारे काम आता है रिलेटिव डेंसिटी को मापने के। किसके काम आता है? रिलेटिव डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपका सापेक्ष घनत्व मापने के काम आता है, वो भी किसका? लिक्विड का। समझ में आ गई बात? और ये जो हाइड्रोमीटर होता है ये हमारा बेसिकली उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल यानी जो बायोन्सी फोर्स होता है उस बायोन्सी फोर्स के बेस पर जो है उसके थ्योरी पर ये काम करता है। कौन? हाइड्रोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो आपको पता ही है, गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को जो है मापने का काम करता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, किसी सर्किट के अंदर करंट
प्रेजेंट है या नहीं है, इसका पता किससे लगाया जाता है? तो इसका पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। और फेथोमीटर क्या काम आता है सर? तो फेथोमीटर जो है बेसिकली, फेथोमीटर हमारे काम आता है कि कहीं पर भी कोई गड्ढा है वगैरह, तालाब है, कोई जो है ओशियन है, उसके अंदर जो वाटर की डेप्थ है ना, उसका पता लगाने के लिए, कोई लेक है उसके अंदर जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है वो पता लगाने के लिए हम फेथोमीटर का यूज करते हैं। तो हम इस पे क्या यूज करेंगे? डेप्थ ऑफ वाटर। तो वाटर की डेप्थ का पता लगाने के लिए फेथोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, फेथोमीटर यूज होता है डेप्थ ऑफ वाटर के लिए, गैल्वेनोमीटर करंट के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के लिए, हाइग्रोमीटर जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए, जो कि आपका उत्प्लावन बल यानी बायोन्सी फोर्स की थ्योरी पर बेस्ड वर्क करता है। क्लियर? इसको एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा किससे रिलेटेड है? तो आज जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड थे, और कुछ एक क्वेश्चन जो है यूनिट एंड क्वांटिटी से भी हमने डाले थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे भी आपके पीवाईक्यूज आए हैं वो सभी पीवाईक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से ही आपको ये सभी पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे, इसलिए शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।